कैसे हो सब लोग। आज अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं हम। एनसीईआरटी का जो हमारा सेगमेंट चल रहा है उसमें क्लास 11 की जियोग्राफी पढ़ने पे स्टार्टिंग हम जियोग्राफी से किए थे। एंड अभी हमारा क्लास 11 का जियोग्राफी चल रहा है जिसमें चैप्टर 7 हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिया जा चुका है। एंड वो सारा वीडियो अपलोडेड है एक प्लेलिस्ट के माध्यम से, तो वो आप देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है। एंड कोशिश रहेगी मेरी कि इस प्लेलिस्ट को इस वीडियो के साथ ऐड कर दे ताकि तुम्हें वो वीडियो देखने में या एक बार रिवीजन करने में ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो नाम है ना, चैप्टर का नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास, यानी भू आकृतियां। ये चैप्टर था क्लास 6, सॉरी चैप्टर 6 था ये, चैप्टर 6 था ये। भू आकृतियों से रिलेटेड भूमि की आकृति क्या क्या चीज है, समतल है, कहीं पे विसर्प जैसी नदियां, कहीं पे झील जैसा निर्माण करती है, कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, ये सारी चीजें देखने को जो मिलती है वो भू आकृतियां कैसी कैसी होती है। इन सारी चीजों का जो है ना, चैप्टर 6 में अच्छे से वर्णित किया गया, अच्छे से हर एक चीज को समझाया गया, हर एक पहलू पे विचार किया गया, मंथन किया गया। ठीक है, इस चैप्टर में भू आकृतियों के बारे में तो पढ़ेंगे जो छोटा हमारा अंश छूटा हुआ है पिछले चैप्टर का, एंड उसके साथ ही साथ उसका विकास कैसे होता है भू आकृतियों का, उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से अच्छा है कि क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो या लाइव सेगमेंट हमारा 10 बजे चलता है द हिंदू का, करंट अफेयर्स का, तो अगर वो लाइव आ रहे हैं या कोई भी वीडियो अपलोड हो रहा है तो इसका अगर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए अपडेट, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी होता है कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप जल्दी से कनेक्ट हो सकते हो हमारे चैनल के साथ। एंड अपना जो क्लासेस छूट रहे हैं या जो क्लासेस अपलोड हो रहे हैं, सारे क्लासेस के बारे में आप अच्छे से एक बार कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, क्लास फिर स्टार्ट करेंगे हम। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षी की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद, तरंग अपरदन करते हैं। आप ये जानते ही हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया जो है अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो पृथ्वी के जो धरातल है ना, धरातल के निर्माण करने वाले जो पदार्थ है उनमें अपक्षी की प्रक्रिया तो होने के साथ ही साथ भू आकृतिक कारक जो होते हैं ना, ये भी इसमें सहायक होते हैं। जैसे में कोई प्रवाहित जल हो गई, एंड उसके बाद भूमिगत जल, वायु हो गया, हिमनद हो गया, तरंग हो गया, ये सारे जो होते हैं अपरदन करते हैं पृथ्वी के धरातल को, और पृथ्वी का जो भू आकृति है ना, इन भू आकृतियों को निर्माण में मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें ना, जो निक्षेपण होता है ना हमारा, निक्षेपण ये अपरदन की प्रक्रिया का एक परिणाम स्वरूप है। निक्षेपण अपरदन की प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण के माध्यम से भी धरातलीय स्वरूप जो होता है ना, इसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, अब यह अध्याय भू आकृतियों तथा उसके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले जाने। ठीक है, अगर साधारण शब्दों में हम समझे ना, तो छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। ठीक है, अब बहुत से संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती है जो भूतल के विस्तृत भाग है। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित है। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रिया धीमी गति से कार्य करती है और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति और प्रकृति में बदलाव आता है जो भू आकृतिक प्रक्रिया और कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। ठीक है, तो मतलब जो इसका ये सारी पॉइंट को अगर हम देखें तो ये सारे पॉइंट का मतलब एक ही चीज है। जैसे बहुत सारी ऐसी भू आकृतिक प्रक्रिया होती है ना जो एक साथ मिल करके भू दृश्य का निर्माण करती है। जैसे भूमि का जो दृश्य हमें दिखता है, बहुत सारी भू आकृतिक प्रक्रिया एक साथ ऐड होती है, तो एक समतल भूमि या एक देख सकते हो कि जो भूमि, जो सौंदर्य दिखता है, भूदृश्य जो दिखता है हमें, वो एक तरह से उसका निर्माण करते हैं। ठीक है,
एंड जो भी भू आकृतियों का निर्माण होता है ना, उसकी अपनी एक अलग सी भौतिक प्रकृति या आकृति, आकार, पदार्थ, ये सारी चीजें एक साथ वो डिफरेंट काइंड से होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट अटैचमेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट सिनेरियो में बनते हैं। एंड कुछ कुछ ऐसी होती है ना, ये जो भू आकृतिक, अधिकतर जो भू आकृतिक प्रक्रिया होती है वो धीमी गति से कार्य करती है। इसके साथ ही साथ इसके कारण बनने वाले, उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है, ठीक है। अब जलवायु संबंधी बदलाव देखें या वायु राशि को ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं में ये प्रक्रिया स्वयं परिवर्तित हो जाती है, जिनसे भू आकृति रूपांतरित होती है। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरे भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इसे असंतुलित किए बिना और भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जा सके। इसके अलावा भू आकृतिक विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है, जिसमें इसके आकार हो गया, पदार्थ हो गया, प्रक्रिया हो गया, जिनसे यह भूतल निर्मित का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जो भू आकृतिक विज्ञान है उसमें भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन तो एक तरह से किया ही जाता है, एंड उसके साथ ही साथ इसमें इसके जो आकार हो गए या इसमें जो पदार्थ अटैच्ड हुए हैं जिसकी वजह से भूतल का निर्माण हुआ है, एंड वो सारी प्रक्रिया जिससे भूतल का निर्माण संभव हो पाया है, उसका अध्ययन किया जाता है भू आकृतिक विज्ञान में, ठीक है। भूतल पर परिवर्तन अनेक भू आकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपरदन से होता है, ठीक। भूतल पर जो परिवर्तन होता है ना, जो भूतल चेंज होता है हमारा, तो उसको चेंज करने में ना बहुत सारे भू आकृतिक कारकों के द्वारा, मतलब अपरदन के प्रक्रिया से इनके चेंजेस जो होते हैं वो सफल हो पाते हैं। इसके साथ ही साथ निस्संदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिन, घाटी और निचले स्वरूपों को भरकर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तित करती है। अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल भी फिर से अपरदित होता है। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवने वो तरंगे प्रबल अपरदनकारी व निक्षेपणकारी कारक है, जिनके साथ अपक्ष और वह बृहद क्षरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। यह भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध बदलाव लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का अनुक्रमिक यानी सीक्वेंशियल विकास होता है। प्रत्येक भू आकृतिक कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप या समुच्चय असेंबलेज बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया और कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। एंड आप जानते हो कि अधिकतर जो भू आकृतिक प्रक्रिया है ना, वो बहुत सी धीरे धीरे, जिन्हें महसूस न किया जाए, कार्य करती है और उन्हें उनके परिणाम द्वारा ही देखा या मापा जा सकता है। ये परिणाम क्या है? ये परिणाम कुछ और नहीं अपितु स्थल रूप और उनकी विशेषताएं हैं। अतः इन स्थल रूपों का अध्ययन ही हमें उनकी प्रक्रिया और कारकों के विषय में बताएगा, जिन्होंने इन्हें निर्मित किया है या कर रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम समझे तो इसके अनुसार एक चीज होती है जो निक्षेपित तल होते हैं, इसको अपराधित करते हैं। निक्षेपण, अपराधन के पश्चात क्या होता है? निक्षेपण होता है पहले चीज तो। अब ये निक्षेपित जो तल होते हैं ये फिर से अपराधित होने लगते हैं, एंड जो प्रवाहित जल होते हैं, भूमिगत जल होते हैं, हिमनद होते हैं, पवने होती है, तरंगे होती है, ये प्रबल अपराधनकारी या निक्षेपणकारी कारक होते हैं ये इस तरह से। एंड इसके साथ ही साथ अपक्षय और बृहद क्षरण भी इसमें सहायक होकर भूतल को क्या आकार देने लगते हैं और इसको चेंजिंग करने में ज्यादा सफल एक तरह से अब बर्ताव करने लगते हैं, ठीक। ये भू आकृतिक जो कारक होते हैं लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक बदलाव लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का अनुक्रमिक यानी सीक्वेंशियल विकास होता है, ठीक है। अब चूंकि जो भू आकृतिक कारक है ना, अपरदन और निक्षेपण में सक्षम होते हैं, अतः अपरदित और निक्षेपित इन दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं, जो चट्टानों की संरचना तथा प्रकार यथा मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता, अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर यह निर्भर करते हैं,
ठीक है। तो जो अपरदित और निक्षेपित पदार्थ होते हैं, जो दो प्रकार के स्थल रूपों का ये निर्माण करते हैं, अपरदित और निक्षेपित। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार का स्थल रूप विकसित होते हैं, जो कि चट्टानों की संरचना के साथ ही साथ उसको प्रकार तथा उसके मोड़ हो गया, जोड़ हो गया, विभंग हो गया, कठोरता हो गया, कोमलता हो गया, पारगम्यता हो गया, एंड इसके साथ ही साथ अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ इत्यादि पे निर्भर करते हैं। और कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी हैं, कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे समुद्र तल का स्थायित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप, जलवायु, जो स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। इन तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास को बाधित कर सकता है। ठीक है। इस अध्याय में हम आगे प्रत्येक भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद, तरंग और पौने आदि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। यह भी प्रस्तुत है कि यदि इन कारकों का भूतलीय अपरदन कैसे प्रभावित होता है, एंड इसके साथ ही कुछ अपरदित व निक्षेपित स्थल रूपों का विकास भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अब इसके आगे हम समझते हैं कि यह जो प्रवाहित जल है, प्रवाहित जल से भू आकृति जो हमारी निर्माण होती है, जो भूदृश्य में देखने को मिलता है, जो भूदृश्यों का हमारा निर्माण होता है, वो किस प्रकार से, किस प्रोसेस के माध्यम से होता है, ये आगे के पॉइंट में समझेंगे। ठीक है। तो प्रवाहित जल पहले करता क्या है, देखो प्रवाहित जल से क्या होता है, आर्द्र जो प्रदेश होता है ना, आर्द्र प्रदेश, इसमें जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, आर्द्र प्रदेशों में वैसी जगह जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक होते हैं। ठीक है। जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है आर्द्र प्रदेशों में, जैसे वहां पे प्रवाहित जल जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण रूप से भू आकृतिक कारक रूप में सामने आते हैं, जो कि धरातल को निम्नीकरण के कारण उत्तरदायी होते हैं, जो कि धरातल को काट चाट के प्रवाहित जल के माध्यम से क्या होता है ना, बहुत तेजी से पानी चलता है, जो जल प्रवाहित हो रहा है तो नीचे से जो भूतल होती है ना उसको काटता है, छाटता है, यानी वो पृथ्वी के निम्नीकरण यानी भूमि का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। एंड उसके अलावा प्रवाहित जल के दो तत्व होते हैं, जैसे प्रवाहित जल के ना दो तत्व होते हैं, कौन कौन से, एक तो पहला वो तत्व वो हो गया ना तत्व जो कि धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, एंड दूसरा रैखिक प्रवाह जो घाटियों में, नदियों में सरिताओं के रूप में बहता है प्रवाहित जल द्वारा। ठीक है। पहला क्या है, इसके दो प्रवाहित जल के दो तत्व, पहला धरातल पर परत के रूप में फैला होता है, ये धरातल पर परत के रूप में फैला है। दूसरा जो है ना, ये रैखिक प्रवाह है जो कि घाटियों में, नदियों के सरिताओं के रूप में बहता रहता है। ठीक है। एंड प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित होती है। और कालांतर में देखें तो कालांतर में दिखेगा कि तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती है, लेकिन ये नदियों के माध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है, और इसके फलस्वरूप पहाड़ी और घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक। स्थलगत प्रवाह के बारे में बात करें, यानी ओवरलैंड फ्लो के बारे में, तो परत जो होता है ना, ओवरलैंड फ्लो यानी स्थलगत जो प्रवाह होती है, परत अपरदन का एक कारण होती है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है, एंड इसके साथ ही साथ प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती है। इन अवनलिकाएं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी और लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती है। प्रारंभिक अवस्था में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात और सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। कालांतर में अगर देखें तो हमें देखें घाटियों के किनारों की जो ढाल होती है ना मंद हो जाती है, एंड इसी प्रकार अपवाह वेसिन का मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक कि पूर्णतः समतल नहीं हो जाते, और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिससे यत्र तत्र अवरोधित चट्टानों को अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडेनोक्स कहते हैं।
नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनिप्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था का तलरूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, जब प्रवाहित जल से क्या होता है, प्रवाहित जल के माध्यम से कालांतर में पहले तो निम्नीकरण जब हो जाता है एंड निम्नीकरण होने के बावजूद उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो चेंजिंग में लगी रहती है। तो इसमें होता है ना कि जो जो प्रवाहित जल जो होती है वो तेज ढाल से लगातार अपरदन के कारण मंड ढाल में ये परिवर्तित होने लगती है, लगातार अपरदन कर रहती है। तो इससे तेज ढाल से अब जब पूरा डैमेज हो जाता है तो धीरे धीरे मंद होने लगती है। ठीक है, मंद होने से क्या, नदियों का जो वेग होता है ना, जो प्रवाहित जल आता है नदियों में, नदियों का जो वेग होता है वो कम होते जाता है। अब जब नदियों का वेग कम होने शुरू हो जाता है तो निक्षेपण स्टेम क्या होता है, निक्षेपण स्टेम आरंभ होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जब निक्षेपण स्टार्ट हो गया तो इससे क्या हो, जो सरिता है, ठीक है, जो सरिता है वो तेज ढाल से बहती हुई आ रही थी, वो कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाएगी। ठीक है, वो एकदम तेजी से जो आ रही है सरिता है, तेज ढाल से बहती हुई जो सरिता है वो निक्षेपित होगी। अब उसके निक्षेपित होने से भू आकृतियां बनना शुरू हो जाएगी, निक्षेपण होना तो प्रारंभ होगा ना, धीरे धीरे उसका वेग कम हो रहा है, वेग कम होने से क्या, निक्षेपण की प्रक्रिया आरंभ हुई एंड इस निक्षेपण के माध्यम से भू आकृतियां बननी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज, एक और पॉइंट तुम्हारी जानकारी के लिए, जो प्रवाहित जल है उसका ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा, ढाल जितना मंद होगा उतना उसका निक्षेपण जो होगा ना उतना ही कम होगा। ठीक है, और लगातार अपरदन के कारण जो नदी तल का समतल हो जाए, नदी तल जब समतल हो जाता है तो अधोमुखी कटाव कम होने लगता है और तटों का पार्श्व जो अपरदन होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अब ये तो आप भू आकृतियों का निर्माण समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है इसमें। अब इसके साथ अब दूसरा पॉइंट, स्थलगत प्रवाह इन ओवरलैंड फ्लो जब होता है इस टाइम पे परत जो होता है ना अप्रदन के कारण ही, स्थलगत प्रवाह परत जो होता है ना वो अप्रदन के कारण ही होता है। जो परत प्रवाह होता है ना ये धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहा कर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग छिद्र क्षुद्र सरिताएं बनने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड एक और चीज समझो, एक और चीज कि जब प्रारंभिक अवस्था में रहती है ना ये सरिताएं, प्रारंभिक अवस्था में जब बहती है ये सरिताएं तो इस टाइम पे ना अधोमुखी कटाव जो होता है ना, अधोमुखी कटाव होता है ये अधिक होने लगता है। जिससे क्या होता है, अब अधोमुखी कटाव जो होता है ना ये जब असीमित होना मतलब अधिक होना स्टार्ट हो जाता है, इससे क्या होगी, इससे अनियमितता जो होती है ना, अनियमितता जैसे में जलप्रपात हो गया या सोपानी जलप्रपात हो गया, इसमें लुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। मध्यावस्था में अगर हम देखें तो सरिताएं जो है ना नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ देखो, देखो हम बताते एक और चीज समझो कि जो पूर्णतः समतल नहीं बन पाते क्या होता है ना, देखो घाटियों के किनारों की जो ढाल मंद होती जाती है, इसके परिवर्तन अपवाह आवेशन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्रवाहित जल से जो निर्मित अवस्था होती है, जो स्थल रूप निर्मित होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग पार्ट में समझेंगे। पहला युवा अवस्था में, यूथ, जैसे इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है, युवा अवस्था में जो नदियां निर्मित होती है वो बहुत कम होती है और ये नदियां जो होती है उथली भी आकार की घाटी बनाती है। सॉरी, युवा अवस्था की जो नदियां होती है ना इनकी संख्या तो बहुत कम होती है। तो देखो युवावस्था की जो नदियां होती है ना इनकी संख्या तो बहुत कम ही होती है, लेकिन युवावस्था की जो नदियां होती है तो उसको पहचानने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। तो उसको तुम पहचानोगे कैसे, पहले तो ये समझो कि इसको पहचानना कैसे है। तो जो युवावस्था की नदियां होती है ना ये नदियां उथली भी आकार की घाटी बनाती है एंड इनमें क्या होता है, इनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित
या संकरे बाढ़ के मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जल विभाजक जो होते हैं इसमें अत्यधिक विस्तृत, चौड़े और समतल होते हैं, और जिनमें दलदल और दलदल वो झीलें होती है। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं, और ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातल से गभीर भूत होते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहां अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहां जल प्रपात और झिपरिकाएं बन जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट के युवावस्था के जो नदियां होती हैं, अगर इस अवस्था युवावस्था में अगर देखो ना, तो इस अवस्था में क्या होता है ना, युवावस्था में इस अवस्था में नदियां जो होती है इनकी संख्या बहुत कम होती है, और ये जो नदियां होती है ना, ये उथली भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। एंड इसके साथ ही साथ ये बाढ़ के मैदानों में, बाढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में नहीं, इसके जो होती है ना, ये प्राय अनुपस्थित ही रहती है। या जो संकरे बाढ़ के मैदान होते हैं वो मुख्य मतलब संकरे जो बाढ़ के मैदान होते हैं उनमें ही मुख्य नदी के साथ साथ पाए जा सकते हैं। इनके जो जल विभाजक की अगर हम बात करें तो इसके जो जल विभाजक होते हैं वो अत्यधिक विस्तृत यानी चौड़े और समतल होते हैं। एंड उसके अलावा ये दलदल और झीलें होती है इन क्षेत्रों में, युवावस्था वाले क्षेत्रों में। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जल प्रपात और छिपकराए भी इससे बन जाते हैं और ये बनाती है। नेक्स्ट, पहला तो हम देख लिए युवावस्था वाला, दूसरा हम प्रौढ़ावस्था देखते हैं, मैच्योर, यानी इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। प्रौढ़ावस्था में नदियों में जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और जो सहायक नदियां होती है ना, सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती रहती है। नदी घाटियां भी आकार की होती है लेकिन गहरी होती है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवा अवस्था में निर्मित समतल, विस्तृत और अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जल प्रपात और छिपकलियां जो होती है वो लुप्त होती जाती है। ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, ये तो पहले युवावस्था वाला समझे। युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था वाली स्थिति आती है इनकी। तो प्रौढ़ावस्था वाला मैच्योर स्थिति में क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होता है ना, इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होने लगती है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में मैच्योर स्थिति में जल की मात्रा होती है इसमें जो होती है वो अधिक होने लगती है, और जो सहायक नदियां होती है ना, ये भी इसमें आकर मिलने लगती है, जिसके माध्यम से इसमें जो जल की मात्रा होती है और भी अधिक होना स्टार्ट हो जाती है। और ये नदी घाटियां भी आकार के होने के साथ साथ गहरी भी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है वृद्धावस्था वाली नदी। वृद्धावस्था वाली नदी के बारे में अगर हम देखें तो इसमें देखिएगा, जो वृद्धावस्था में छोटी और सहायक नदियां क्या होती है, कम होती है, एंड इसके साथ साथ ही इनका ढाल भी मंद होता है। वृद्धावस्था की जो नदियां होती है वो स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती है। यानी वृद्धावस्था में जो प्रवाहित जल है या वृद्धावस्था की जो नदियां है वो नदी विसर्प हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गया, गोखुर झील, ऐसे भू आकृतियों का निर्माण ये करते हैं। इसके साथ ही साथ ये विभाजक विस्तृत या समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। दूसरा देखते हैं अपरदित स्थल रूप। अपरदन के बावजूद अपरदन के कारण कौन कौन से किस किस प्रकार का स्थल रूप का निर्माण होते हैं, इसमें देखते हैं। पहला घाटियां, जैसे घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं जो होती है धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती है। ये अवनलिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती है। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण कर लेती है। लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर ये घाटियां भी आखिर की घाटी, गॉर्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो घाटी होते हैं अपराधित घाटियों का जो निर्माण होते हैं, घाटियों का निर्माण, घाटियों का जो प्रारंभ होता है ना, तंग या छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये जो क्षुद्र सरिताएं होती है धीरे धीरे क्या होती है, लंबी और विस्तृत होती जाती है, एंड इसके साथ ही साथ विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती जाती है। ये अवनलिकाएं जो होती है ना धीरे धीरे और गहरी होती जाती है, और ये चौड़ी और लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती है। लंबाई, चौड़ाई, आकृति के आधार पर ये घाटियां जो होती है वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन आदि में यह वर्गीकृत होकर इनका निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, अब देखो गॉर्ज क्या होता है। गॉर्ज एक गहरी संकर घाटी होती है जिसके दोनों पार्श्व ढाल होते हैं,
एक कैनियन के किनारे भी कड़ी ढाल वाले होते हैं और ये भी गॉर्ज की ही भांति गहरी होती है। गॉर्ज की जो चौड़ाई होती है ना, इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग का अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गॉर्ज का ही दूसरा रूप है। चट्टानों का प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरण, कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज संस्तरण के पाए जाने से होता है तथा गॉर्ज कठोर चट्टानों से बनता है। ठीक है, तो गॉर्ज कैनियन के बारे में अगर हम बात करें, वी आकार की घाटी तो हम पहले देख लिए। अगर हम गॉर्ज कैनियन की बात करें तो गॉर्ज जो होता है ना, ये एक गहरी संकरी घाटी होती है जिसके दोनों जो पार्श्व होते हैं ना, जो दोनों सिरा होते हैं इसका, ये तीव्र ढाल का होता है। जबकि जो कैनियन की अगर हम बात करें तो कैनियन जो होते हैं ना, इसकी किनारे जो होती है ना, ये भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और ये भी गॉर्ज की ही बात गहरी होती है। गॉर्ज की अगर चौड़ाई की बात करें, गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान सी होती है। लेकिन अगर इसके कैनियन की बात करें तो इसके ठीक विपरीत कैनियन का तल की अपेक्षा ऊपरी भाग जो होता है ना, वो अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन जो होता है ना, गॉर्ज का एक दूसरा रूप होता है एंड इसके साथ ही साथ चट्टानों का प्रकार या संरचना के आधार पर इनका घाटी पर इनका निर्भर करता है। जैसे कैनियन जो होता है ना, कैनियन का निर्माण औषधि चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाया जाता है जो कैनियन, उसके कारण कैनियन का निर्माण उसके वजह से होता है। लेकिन जो गॉर्ज होता है ना, वो कठोर चट्टानों से बनता है। गॉर्ज जो होता है वो कठोर चट्टानों के माध्यम से बनता है। दूसरा, जल गर्तिका अवनमित कुंड, पोर्ट होल्स एंड प्लगइन्स पुल्स के बारे में अगर हम बात करें, देखो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे वो उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर और गुलास में इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार क्या होता है ना, बढ़ते जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाता है और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है और जल की ऊंचाई से गिरने से उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होता है। जलप्रपातों में तल में ऐसे विशाल और गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति जलप्रपात में बदलते स्वरूप है जो धीरे धीरे पीछे हटते हैं और जलप्रपात की ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जो जल गर्तिका और अनियमित कुंड के बारे में अगर हम बात करें तो हमें दिखेगा, जो गर्तिका होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है एंड इसके नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े जो होते हैं वो छोटे गर्तों में फंस करके एक वृत्ताकार रूप में घूमते रहते हैं, जिनसे जल गर्तिका का निर्माण होता है। जल गर्तिका का निर्माण हो गया। ठीक है, एंड एक बार जब ये छोटे और उथले गर्तों के बन जाने से कंकड़, पत्थर और गुलास जो होते हैं, इन गर्तों में क्या होते हैं, एकत्रित होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड प्रवाहित जल के साथ ही घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का जो आकार होता है वो बढ़ते जाता है। चलो, अब यहाँ तक हम देख लिए। अब कल के क्लास में हम यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2, क्योंकि अभी लगभग आधे घंटे का क्लास हमारा हो चुका है, 28-29 मिनट का हो चुका है। तो पार्ट 2 कल के क्लास में हम करेंगे। पार्ट 2 में हम लगभग 2 से 3 पेज फिर से निकाल लेंगे इसमें से एंड इसका एक और पार्ट कोशिश करेंगे कि कल खत्म कर लेंगे, कल खत्म होगा नहीं वैसे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, बाकी पार्ट 2 इसका आएगा एंड पार्ट 3 भी इसका आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी करने से वीडियो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। आप थोड़ा सा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, अच्छे से हर एक पॉइंट को समझ जाओगे ना एक बार में, तो दूसरी बार जब रिवीजन करना होगा ना तो अच्छे से तुम रिवाइज कर पाओगे हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को। ठीक है, फिर हम कल के क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक ख्याल रखो। जय हिंद, जय जय हिंद।